नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। हम उस अनकहे इतिहास और उन गहराई से जुड़ी जड़ों को खंगालेंगे जिन्होंने दुनिया के सबसे चहेते जापानी एनिमेशंस को जन्म दिया है। ये सफर सिर्फ कला का नहीं है, बल्कि उस पूरी संस्कृति का है जिसने पीढ़ियों के बचपन को संवारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, बचपन से लेकर आज तक हमने स्क्रीन पर अनगिनत एनिमेटेड शोज और जादुई फिल्में देखी हैं, है ना? डोरेमोन के वो कमाल के गैजेट्स, पोकेमॉन की रोमांचक लड़ाइयाँ या फिर शिनचैन की वो मज़ेदार शरारतें, ये सब हमारे बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। लेकिन क्या कभी दिमाग में सवाल आया है कि इन लेजेंडरी शोज की असल में शुरुआत कहाँ से हुई? वो कौन सा सीक्रेट ब्लूप्रिंट है जिसने इन किरदारों में पहली बार जान फूंकी? तो चलिए इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इन सभी बेहतरीन एनिमेशंस का जो असली आधार है वो और कुछ नहीं बल्कि जापानी कॉमिक बुक्स की वो शानदार दुनिया है जिसे मांगा कहा जाता है। जी हाँ, टीवी पर राज करने वाले ये सारे पसंदीदा किरदार सबसे पहले किसी एनिमेशन स्टूडियो में नहीं बल्कि कागज के पन्नों पर रचे गए थे। आज के इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे एनिमे का गुप्त स्रोत, फिर इस माध्यम को समझेंगे। उसके बाद स्क्रोल से एस्ट्रो बॉय तक का ऐतिहासिक सफर, फिर जानेंगे मंगा की 5 श्रेणियां और अंत में इसके वैश्विक प्रभाव और डिजिटल युग पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एनिमे का गुप्त स्रोत, यानी वो जगह जहां से बचपन के पसंदीदा शोज शुरू होते हैं। देखिए, ये जो नाम हैं डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल, नारुतो और योर नेम जैसी मास्टरपीस फिल्में, ये दुनिया भर के हर घर में पहचाने जाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक दिन अचानक से टीवी स्क्रीन पर नहीं आ गए थे। इनकी शुरुआत बहुत ही समर्पित कलाकारों द्वारा बड़ी ही बारीकी से खींची गई रेखाओं से हुई थी। मतलब एक सादे कागज और स्याही से शुरू होकर ये आज इतिहास बन चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, माध्यम को समझना, यानी मंगा को डिकोड करना। तो आखिर मंगाया है क्या? देखिए, जिस तरह भारत में राज कॉमिक्स पढ़ी जाती हैं, ठीक वैसे ही जापान में मंगा है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। पश्चिमी कॉमिक्स के विपरीत मंगा को जानबूझकर ब्लैक एंड व्हाइट यानी काले और सफ़ेद रंग में छापा जाता है। और ऐसा सिर्फ प्रिंटिंग का पैसा बचाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये इसलिए किया जाता है ताकि जो कलाकार की असली कलाकारी है, जो रेखाचित्र की बारीकियां हैं, वो एकदम निखर कर सामने आए। इसके बनने की प्रक्रिया भी सच में कमाल की है। जो कलाकार दिन रात एक करके इन कहानियों को रचते हैं, उन्हें मंगाका कहा जाता है। ये मंगाका जापानी पत्रिकाओं में एक एक एपिसोड करके अपनी कहानी पब्लिश करते हैं और फिर जब कई सारे एपिसोड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उन सबको मिलाकर एक मोटी किताब बनाई जाती है जिसे टैंकोबॉन कहते हैं। ये पूरी की पूरी एक बहुत ही सेट और सुव्यवस्थित प्रोसेस है। और मंगा शब्द का मतलब भी इसके रचनात्मक सार को बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मान, जिसका मतलब है अचानक या बिना पहले से सोचे हुए, और दूसरा है गा, जिसका मतलब है चित्र। यानी ये शब्द मंगाका की उस असीम और मुक्त कल्पना को दर्शाता है जहां से ऐसे किरदार जन्म लेते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। अगर कभी मांगा पढ़ने का मौका मिले तो एक बहुत बड़ा अंतर तुरंत नोटिस होगा। पारंपरिक जापानी किताबों की तरह ही मांगा को पीछे से आगे की तरफ पढ़ा जाता है। जी हाँ, पाठकों को पन्नों और पैनलों को पूरी तरह से दाएं से बाएं की ओर पढ़ना होता है। ये एक ऐसा सांस्कृतिक बदलाव है जो मांगा पढ़ने के अनुभव को बाकी कॉमिक्स से बिल्कुल अलग और खास बना देता है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर चलते हैं, स्क्रॉल से एस्ट्रो बॉय तक, इसकी उत्पत्ति की कहानी। ये कला रातों रात नहीं बनी। इसकी जड़ें 12वीं सदी में काक्कू द्वारा बनाए गए स्क्रोल्स तक जाती हैं। फिर 18वीं सदी के अंत में जाकर मंगा शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1945 के आसपास जापान में कला पर भारी प्रतिबंध लगे हुए थे। 1947 में जैसे ही ये प्रतिबंध हटे, रचनात्मकता का ऐसा सैलाब आया जिसने 1952 में एस्ट्रो बॉय जैसे ऐतिहासिक टीवी प्रसारण का रास्ता साफ कर दिया। अब मंगा के इस सफर में एक नाम सबसे अहम है, ओसामू तेजुका, जिन्हें मंगा का गॉडफादर कहा जाता है। इन्होंने ही पहली बार मंगा को टीवी एनिमेशन में बदला। काम को लेकर उनकी दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे अपनी मृत्युशैया पर थे और एक नर्स उनका स्केचबुक हटा रही थी तो उनके आखिरी शब्द थे, मैं भीख मांगता हूं, मुझे काम करने दो। ऐसा जुनून सच में रोंगटे खड़े कर देता है।
युद्ध के बाद की सफलता की बात करें तो एक महिला मंगाका मचिको हासेगावा का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उन्होंने साजे सान नाम की एक पारिवारिक मंगा लिखी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मजबूत घरेलू महिला की इस साधारण सी कहानी ने 6 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा प्रतियां बेची। इस जबरदस्त सफलता ने साबित कर दिया कि मंगा व्यावसायिक रूप से कितना ताकतवर माध्यम बन सकता है। अब हम आते हैं चौथे भाग पर, मांगा की 5 श्रेणियां, इसके समुदाय और जनसांख्यिकी। जापानी पब्लिशर्स हर साल लाखों मांगा छापते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही सुव्यवस्थित है। उन्होंने अपने पाठकों को 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है: शोनेन, शोजो, सेनन, जोसे और कोडोमो मुके। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जापान में हर उम्र और हर पसंद के लिए एक खास मांगा मौजूद है। कोई भी पाठक यहां से निराश नहीं लौट सकता। इसे थोड़ा और गहराई से समझे तो किशोर लड़कों के लिए बनाए गए शोनेन में आपको भरपूर एक्शन, सुपर हीरोज और साइंस फिक्शन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर किशोर लड़कियों के लिए बनाए गए शोजो मंगा में फोकस एकदम अलग होता है। वहां आपको गहरी भावनाएं, व्यक्तिगत संघर्ष, ड्रामा और बहुत ही खूबसूरत रोमांस देखने को मिलेगा। दोनों का अपना एक अलग और मजबूत फैन बेस है। और जो छोटे बच्चों यानी 3 से 10 साल वालों के लिए मांगा बनते हैं, उन्हें कोडोमो मुखे कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल होते हैं। लड़के लड़कियां दोनों इन्हें मजे से पढ़ते हैं। और यही वजह है कि डोरेमोन या पोकेमोन जैसी सीरीज दशकों तक चलती रहती हैं, क्योंकि हर साल बच्चों की एक नई पीढ़ी इन्हें खोजना शुरू कर देती है। डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन अगर लग रहा है कि मांगा सिर्फ बच्चों के लिए है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेनेन मांगा खास तौर पर 18 साल से ऊपर के वयस्कों के लिए लिखे जाते हैं। इनमें डार्क, सीरियस और ग्रिटी कहानियां होती हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है गोल्गो 13, जो 1968 से लेकर आज तक लगातार छप रही है। ये दिखाता है कि मैच्योर कहानियों के लिए भी मार्केट में कितनी जबरदस्त जगह है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी भाग की ओर, वैश्विक प्रभाव और डिजिटल युग, यानी इस माध्यम का भविष्य। जापान में मंगा पढ़ना सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है। वहां मंगा किस्सा यानी मंगा कैफे होते हैं। पाठक वहां जाते हैं, एक छोटा सा बूथ किराए पर लेते हैं, कॉफी पीते हैं और अगर कहानी में मजा आ जाए तो पूरी की पूरी रात उन विशाल पुस्तकालयों से मंगा पढ़ते हुए गुजार देते हैं। ये एक ऐसा भौतिक और सांस्कृतिक अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन समय के साथ मंगा भी डिजिटल दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। अब वेबटून्स आ गए हैं, जहां स्वतंत्र कलाकार सीधे इंटरनेट पर अपनी कहानियां पब्लिश कर सकते हैं बिना किसी प्रिंटिंग के झंझट के। रियल लाइफ जैसी हिट सीरीज इसका परफेक्ट उदाहरण है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन शुरू हुई और बाद में एक बहुत बड़ी एनिमेटेड सीरीज बन गई। तो इस अद्भुत विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भविष्य में भी लोग उन आरामदायक मांगा कैफे में जाकर कागज की किताबों का आनंद लेते रहेंगे, या फिर डिजिटल वेबटून पूरी तरह से इस अनुभव की जगह ले लेंगे? खैर, माध्यम चाहे कागज हो या स्क्रीन, एक बात तो तय है कि कहानियों का ये खूबसूरत सफर कभी रुकने वाला नहीं है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि मंगा और एनिमे की इस दुनिया को अब एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखा जाएगा।